हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। अपना ये है करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 25। आप लोग देखें, अपन इस सीरीज में हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा रहे हैं, यहीं पे याद करवा रहे हैं, यहीं पे रिवाइज करवा रहे हैं। अपना टारगेट ही ये है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, आपका ब्रेन स्ट्रांग हो अलग अलग टॉपिक्स पढ़ के। ठीक है, आज का अपन शुरू करते हैं लेक्चर। देखो, आज का पहला टॉपिक है ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर ना एक देश है। ये बहुत छोटा देश है, ये मेरे से भी कम उम्र है इस देश की। ठीक है, तो ईस्ट तिमोर ना ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली पोर्चुगीज कॉलोनी हुआ करता था। ये पड़ता है इंडोनेशिया के पास। मतलब वैसे मैं आपको बता दूं, ये इंडोनेशिया के पास पड़ता है। ये हिस्टोरिकली पोर्चुगीज कॉलोनी हुआ करता था। ठीक है, फिर इस 1975 में पोर्चुगल वाले यहाँ से छोड़ के चले गए, तो इंडोनेशिया ने इस पे कब्जा कर लिया था और अपना 27वां प्रोविंस बना दिया था इंडोनेशिया ने ईस्ट तिमोर को 1975 में। फिर यहाँ पे डिमांड तो चल रही थी कि हमें अलग देश बनना है, हमें अलग देश बनना है, हमें इंडोनेशिया में नहीं रहना है। तो यूएन ने ना यहाँ पे रेफरेंडम कराया था 1999 में। तो इस रेफरेंडम में लोगों ने बोला कि हमें तो अलग होना है इंडोनेशिया से। तो इसे 2002 में एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया गया था। ये ईस्ट तिमोर इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अभी आसियान का मेंबर बन गया है। आपने पढ़ा होगा, आसियान में 10 देश हैं, पर ईस्ट तिमोर के जुड़ने के बाद आसियान में 11 देश हो गए हैं। ईस्ट तिमोर की राजधानी क्या है? दिल्ली। DILLI। जी हाँ, अभी अभी हमने वहां पे अपनी एम्बेसी भी खोली है ईस्ट तिमोर में, इसलिए ये जरूरी है। देखो, जब इनका रेफरेंडम हुआ था ना 1999 में, तो यहाँ पे बहुत वायलेंस हुआ था। तो वायलेंस को रोकने के लिए यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस भी गई थी। ठीक है, तो ऐसे मतलब बहुत ट्रेजिक स्टोरी ही है इनकी। ये पढ़ते तो मतलब 1975 तक तो पोर्चुगीज राज करते थे इन पे। फिर पोर्चुगीज छोड़ के गए तो इंडोनेशिया ने कब्जा कर लिया 1975 में। फिर 1999 में रेफरेंडम कराया यूएन ने, बड़ा वायलेंस हुआ उसमें, फिर जाके जैसे तैसे 2002 में ये देश बना। फिर अब ये आसियान का मेंबर बन गया है ईस्ट तिमोर। इसकी कैपिटल है दिल्ली। अपन ने यहाँ पे एम्बेसी भी खोल ली है, तो बहुत ज्यादा करंट में है ये। एक बार रीड कर लेते हैं। East Timor was a Portuguese colony from the 16th century until 1975. लगभग 400 साल राज करा है पोर्चुगीज ने यहाँ पे। After Portugal withdrawal in 1975, Indonesia invaded and annexed East Timor in 1975, making it its 27th province. देखो, ईस्ट तिमोर एक देश है, पर थोड़ा तिमोर एक प्रोविंस का नाम भी है। कहाँ पे? इंडोनेशिया की एक प्रोविंस का नाम भी है तिमोर। UN referendum in 1999. A UN supervised referendum resulted in a vote for independence. The process was violent, but international peacekeeping forces helped to restore order. East Timor was officially recognized as an independent nation by United Nations in 2002. 2002 में ही इसको रिकग्निशन मिला यूएन का। Democratic Republic of Timor-Leste is now the official member of ASEAN. देखो, आसियान का ये 11th मेंबर बन गया है। अब पूछ लेंगे आसियान में कितने मेंबर हैं, तो 11 मेंबर हैं आसियान में। टिमोर, ईस्ट तिमोर का असली नाम क्या है, ऑफिशियल नेम क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ टिमोर लेस्टे। लेस्टे का मतलब भी ईस्ट ही होता है। ईस्ट तिमोर, टिमोर लेस्टे इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया। टिमोर लेस्टे कहाँ पर है? ईस्ट तिमोर कहाँ है? साउथ ईस्ट एशिया में है। अब इसके थोड़े नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ भी देख लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देख लेते हैं। देखो, इसके साउथ ईस्ट में पड़ता है तिमोर सी। इसी के नाम पे है तिमोर सी। ठीक है, साउथ ईस्ट में पड़ता है तिमोर सी, जो इसे सेपरेट करता है ऑस्ट्रेलिया से। इसके नॉर्थ में पड़ता है वेटर स्ट्रेट, जो इसको सेपरेट करता है इंडोनेशिया के वेटर आइलैंड से। इसके नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है ओम्बाई स्ट्रेट, जो सेपरेट करता है इससे इंडोनेशिया के दो आइलैंड अलोर और पैंटर से। वेस्टर्न तिमोर इसके साउथ वेस्ट में पड़ता है। वेस्टर्न तिमोर इंडोनेशिया का एक प्रोविंस है। ठीक है, ईस्ट तिमोर एक अलग देश है, वेस्टर्न तिमोर तो इंडोनेशिया का प्रोविंस है।
ईस्ट तिमोर को तिमोर लेस्टे इसका ऑफिशियल नेम है। लेस्टे का मतलब भी ईस्ट ही होता है। एक बार इसके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देख लेते हैं। ईस्ट तिमोर, तिमोर लेस्टे साउथ ईस्ट एशिया में है। तिमोर सी इसके साउथ ईस्ट में पड़ता है, जो इसे अलग करता है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के बहुत पास है ये। वेटर स्ट्रेट जो इसके नॉर्थ में है, वो इससे इंडोनेशिया के वेटर आइलैंड से अलग करता है। ओम्बाई स्ट्रेट जो इसके नॉर्थ वेस्ट में है, इसे ये इंडोनेशिया से अलग करता है, इंडोनेशिया के आइलैंड अलोर और पेंटर से अलग करता है। वेस्टर्न तिमोर जो इसके साउथ वेस्ट में है, वो इंडोनेशिया का एक प्रोविंस है। देख लो, इसका मैप पूछ लेंगे, ये किस देश से लैंड बॉर्डर बनाता है। ये इंडोनेशिया से ही लैंड बॉर्डर बनाता है। ईस्ट तिमोर सिर्फ इंडोनेशिया से लैंड बॉर्डर बनाता है, ये बात याद रखना। और कहां कहां से इसके वो हैं, वाटर बॉडीज कौन सी हैं, वो भी याद रखना। देखो, सवाल आएगा दिल्ली कहाँ की राजधानी है, आसियान का 11 मेंबर कौन सा है, और सिंपल सी बात है ईस्ट तिमोर का क्या है, वाटर बॉडीज कहाँ कहाँ पर है ये पूछ लेंगे, है लैंड बॉडी लैंड बॉर्डर कहाँ से साझा करता है वो पूछ लेंगे। और कोई सवाल है नहीं यूपीएससी के पास। इंग्लिश कॉलोनी था, डच कॉलोनी था, पोर्चुगीज कॉलोनी था, फ्रेंच कॉलोनी था, किसकी कॉलोनी था वो पूछ लेंगे। रेफरेंडम कौन से साल में हुआ है, पोर्चुगीज के जाने के बाद किसने कब्जा करा, चाइना ऑप्शन दे देंगे, आपको लगेगा भी। ठीक है, ये सवाल है यूपीएससी के। देखो यहाँ पड़ता है, ये इसकी कैपिटल है दिल्ली, DILLI। देख रहे हो कितना छोटा सा है ऑस्ट्रेलिया के पास। छोटे छोटे देशों के बारे में भी पढ़ना पड़ रहा है हमें। फिर आता है देखो परमाफ्रॉस्ट रीजन। देखो अपना जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, उसके नॉर्थ पोल के आसपास बहुत ठंड रहती है। वहां पे सदाबहार ही बर्फ जमी रहती है। मतलब 2-3 साल से कोई बर्फ का हिस्सा जमा पड़ा है वहां पे, हमेशा बर्फ ही जमी है। मोटी मोटी लेयर है बर्फ की, 2-2, 4-4, 6-6 फुट। वो हिस्सा हमेशा ही 0 डिग्री के नीचे रहता है 2-3 साल तक। उसे ही परमाफ्रॉस्ट रीजन कहा जाता है। परमाफ्रॉस्ट रीजन क्या होता है? परमाफ्रॉस्ट रीजन वो होता है जो परमानेंटली फ्रॉस्ट में रहता है, सिंपल सी बात है। परमानेंटली फ्रॉस्ट का मतलब क्या है? 2-3 साल तक 0 डिग्री के नीचे ही है तापमान। वो बर्फ जमी की जमी ही है, वो बर्फ पिघली ही नहीं। उसे कहते हैं परमाफ्रॉस्ट रीजन। देखो, जब ये परमाफ्रॉस्ट रीजन होता है ना, ये नेट कार्बन सिंक का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे ना कार्बन जमा हो जाता है जाके बर्फ के अंदर। ठीक है, पर जब ये बर्फ पिघल रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो इस बर्फ के नीचे जो मिट्टी है, मिट्टी में जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो डिकम्पोज होना शुरू कर रहा है। क्योंकि ऊपर की बर्फ हट गई, हल्की गर्मास आ गई, पॉजिटिव में तापमान आ गया, तो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो अब डिकम्पोज होना स्टार्ट कर रहा है। फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो अब जो पहले नेट कार्बन सिंक था, जिसने कार्बन को रोक रखा था अपने अंदर, अब वो कार्बन फैला रहा है। तो ये नेट कार्बन सोर्स बन गया है, नेट कार्बन सिंक। तो इकोलॉजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, इसलिए आइए देख लेते हैं एक बार। Permafrost region. The northern permafrost region has been projected to shift from a net sink to a net source of carbon under global warming. Permafrost is a permanently frozen layer on or under Earth's surface. ठीक है? It consists of soil, gravel and sand usually bound together by ice. देखो, नॉर्मल मैदान है, मिट्टी है, सैंड है, उसके ऊपर आइस जमी हुई है, बस यही है। फिर उस सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर भी होता है काफी सारा। It usually remains at or below 0 degrees Celsius for at least 2 to 3 years. ये क्राइटेरिया है परमाफ्रॉस्ट का कि 2-3 साल तक लगातार 0 डिग्री के नीचे तापमान होना चाहिए। As Earth's climate warms, the permafrost is melting. That means the ice inside the permafrost melts, leaving behind water and soil. जो बर्फ जमी हुई थी वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रही है। While permafrost acts as a carbon sink when it is frozen, it poses a significant risk as a carbon source when melting occurs. देखो, ये नेट कार्बन सिंक का काम तभी करता है जब ये जमा हुआ है, जब बर्फ पिघल रही है, तो डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा और ऑर्गेनिक मैटर का जो सॉइल में है, तो कार्बन सोर्स का काम करेगा। सवाल कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, परमाफ्रॉस्ट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और परमाफ्रॉस्ट अब नेट सिंक से नेट सोर्स बन रहा है कार्बन का, ये भी पूछा जा सकता है। फिर परमाफ्रॉस्ट के अंदर क्या होता है, मिट्टी विट्टी होती है, तो आप बता ही दोगे। और ये पूछ सकते हैं सर, परमाफ्रॉस्ट का क्राइटेरिया क्या है, कि 0 डिग्री के नीचे रहना चाहिए 2 से 3 साल तक, ये है क्राइटेरिया। देखो, जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, परमाफ्रॉस्ट मेल्ट कर रहा है, तो जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके अंदर का,
वो पिघल रहा है, मतलब वो डिकम्पोज हो रहा है। अब वो डिकम्पोज हो रहा है तो गैसेस निकाल रहा है, CO2 CH4, जो दोनों ग्रीन हाउस गैस हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ रही है। एज द ग्लोबल टेम्परेचर राइसेस द परमाफ्रॉस्ट मेल्ट्स, द ऑर्गेनिक मैटर बिगिंस टू डिकम्पोज, releasing stored carbon back into the atmosphere in the form of CO2 CH4, both of which are potent greenhouse gases. अब आता है क्रिप्टोबायोसिस। देखो, क्रिप्टोबायोसिस का क्रिप्टो करेंसी से कोई लेना देना है नहीं, यही कैच है। आपको लगेगा क्रिप्टो 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 करेंसी, ब्लॉक चेन है, डिसेंट्रलाइज लेजर, नहीं, ये कुछ नहीं है। क्रिप्टोबायोसिस ना एक कंडीशन होती है। क्रिप्टोबायोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जब आप अपने बॉडी एक्शंस को बहुत स्लो कर देते हो, मतलब पता ही नहीं चलता कि आप जिंदा हो, आप मर गए। जैसे होता है ना यूपीएससी प्रिपरेशन में, अपनी सारी इच्छाएं, आना जाना, बाहर जाना, सब कुछ कम कर देता है इंसान। पेपर से पहले बिल्कुल खाना पीना भी सब रूम में ही होता है, कहीं बाहर नहीं जा रहे होते, कुछ भी टाइम पास नहीं कर रहे होते। अभी प्रीलिम्स का टाइम आ रहा है, तब आप लोग भी ऐसे ही करें। तो एकदम आप जिंदा मरने के बीच में ही कंडीशन में हो जाते हैं ना आप। तो वही है, आपने अपनी सारी एक्टिविटीज रोक दी, आप मतलब मिनिमम चीजों पे रहने लग गए। वही है क्रिप्टोबायोसिस। क्रिप्टोबायोसिस वही है कि एक्सट्रीम कंडीशंस, जैसे प्रीलिम्स का पेपर एक्सट्रीम कंडीशंस है मेंस का पेपर एक्सट्रीम कंडीशंस है। तो एक्सट्रीम कंडीशंस को देखते हुए आप मिनिमम चीजों पे रहने लग गए, आपने अपनी एक्टिविटीज कम कर दी, सब कुछ कम कर दिया, मतलब पता ही नहीं चल रहा आप जिंदा हैं या मर गए। वो स्टेज होती है क्रिप्टोबायोसिस स्टेट। देखो ये क्यों न्यूज में है, ये प्रीलिम्स वाला तो ऐसे ही है। हाँ, देखो जो परमाफ्रॉस्ट रीजन अपन ने पढ़ा ना अभी, वहां पे साइंटिस्ट ने कुछ वर्म्स को बैक टू लाइफ लाए हैं। बैक टू लाइफ लाए हैं मतलब जिंदा नहीं कर दिया उनको, वो क्रिप्टोबायोसिस की स्टेट में थे। इतनी ज्यादा ठंड की वजह से उन्होंने अपनी बॉडी एक्टिविटीज बिल्कुल कम कर दी थी, लाइफ और डेथ के बीच की स्टेट में चले गए थे वो। पर अब इनको सूटेबल कंडीशंस मिली तो ये वापस लाइफ में आ गए, यही क्रिप्टोबायोसिस है। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। Cryptobiosis. Scientists brought microscopic worms back to life after they were frozen in the Siberian permafrost for 46,000 years by entering in the state called cryptobiosis. Organisms in a cryptobiotic state can survive the complete absence of water and oxygen and withstand other extreme conditions including heat and cold in a state between life and death. देखो हाइबरनेशन होता है ना, भालू क्या सोता रहता है? नहीं, भालू अपनी बॉडी एक्टिविटीज बहुत कम कर देता है हाइबरनेशन वाले पीरियड में, जिससे उसके एनर्जी नहीं होए, उसे खाने पीने की कम जरूरत पड़े, एक्सट्रीम कंडीशन से वो बचा रहे। बस हाइबरनेशन का ही बहुत एडवांस स्टेज है क्रिप्टोबायोसिस। क्रिप्टोबायोसिस में क्या होता है, आदमी मतलब कंप्लीटली पानी पीना, ऑक्सीजन लेना तक कम कर देता है, खाना पीना ही नहीं, ऑक्सीजन लेना भी बहुत कम कर देता है, एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने के लिए जिंदा। ये एक स्टेट होती है लाइफ एंड डेथ के बीच में। ऑर्गेनिजम्स कैन हॉल्ट लाइफ एंड देन स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगनिंग। देखो प्रिपरेशन के पीरियड में आपकी लाइफ भी बहुत हॉल्ट पे चली जाती है, फिर आप सेलेक्ट होके दोबारा स्टार्ट करें अपनी लाइफ। Many animals like nematodes and more famously tardigrades can survive extreme conditions by entering a dormant state called cryptobiosis। देखो क्रिप्टोबायोसिस एक डॉर्मेंट स्टेट भी है। नीमाटोड्स और टार्डिग्रेड्स फेमस हैं इसके लिए, टार्डिग्रेड नीमाटोड में ही आते हैं। तो टार्डिग्रेड्स बहुत फेमस हैं इसके लिए। अभी देखो कुछ टार्डिग्रेड्स मिले हैं भारत में भी, अब्दुल कलाम जी के नाम पे रखा है, तमिलनाडु को उस पे मिले थे टार्डिग्रेड्स। ठीक है, उसके बारे में पढ़ाएंगे स्पीशीज वाले में आपको। ठीक है, ध्यान रखना ये। Organisms in a cryptobiotic state can survive the complete absence of water and oxygen and withstand other extreme conditions including heat and cold in a state between life and death. Organisms can halt life and then start it from the beginning. Many animals like nematodes, tardigrades can survive extreme conditions by entering a dormant state called cryptobiosis. क्रिप्टोबायोसिस की डेफिनेशन ही इसमें आ सकती है सवाल में। और टार्डिग्रेड्स के बारे में पूछ सकते हैं कि टार्डिग्रेड्स और न्यूमेटोड्स जाते रहते हैं इस डॉर्मेंट स्टेट में। मेजरली तो डेफिनेशन ही आएगी। अब बात आती है एजेंट ऑरेंज के बारे में। आपको याद होगा अपनी इंडिपेंडेंस के बाद 1970 के आसपास वियतनाम वॉर चल रही थी। वियतनाम वॉर किसकी थी? यूएस और वियतनाम की थी, ऑब्वियसली बात है। तो उसमें ना एक ऑपरेशन छेड़ा था यूएस मिलिट्री ने, ऑपरेशन रैंच हेड नाम का। देखो क्या होता था वियतनाम वॉर में, वियतनाम यूएस वाले तो प्लेन से उड़ते थे ऊपर, नीचे घना जंगल था। अब घने जंगल के अंदर रहते थे वियतनाम के सोल्जर्स, तो उनके प्लेन को, हेलीकॉप्टर को दिख नहीं पाते थे कि वियतनाम के सोल्जर्स कहाँ हैं, क्योंकि वो जंगलों में छुप गए। तो यूएसए ने क्या करा,
एक हर्बिसाइड लाए, हर्बिसाइड का नाम था एजेंट ऑरेंज, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, उस हर्बिसाइड को उन जंगलों पे स्प्रेड कर दिया जिससे वो जंगल नष्ट हो गए। कितने बुरे थे यूएस वाले, ठीक है। जंगल नष्ट हो गए तो दिख गए उनको सोल्जर्स, तो उन्होंने बम गिरा दिए, उन पे गोलियां चलाई। बहुत ऐसा होता था कि हेलीकॉप्टर से यूएस के सैनिक गोलियां चला रहे वियतनाम वालों के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर, ठीक है। तो यही है। तो इस एजेंट ऑरेंज के ना, इस हर्बिसाइड के काफी सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। जैसे ये कैंसर कॉजिंग एजेंट है, बहुत ज्यादा टाइप के कैंसर करता है, सीरियस इलनेस, बर्थ इफेक्ट्स, बहुत कुछ होता है यहाँ पे। एक बार रीड कर लेते हैं। एजेंट ऑरेंज, एजेंट ऑरेंज was a herbicide used extensively during the Vietnam War by the US military as a part of Operation Ranch Head. Its primary purpose was to defoliate forested areas and eliminate cover by enemy forces. Health problems associated with Agent Orange exposure include various cancers, birth defects, and other serious illness. ये कंटेन क्या करता है, डायोक्सिन करता है, ठीक है। एजेंट ऑरेंज में डायोक्सिन होता है जो हाईली परसिस्टेंट है इन द एनवायरनमेंट एंड कैन रिमेन टॉक्सिक फॉर डिकेड्स। डायोक्सिन क्या होता है, एजेंट ऑरेंज के अंदर डायोक्सिन होता है जो हाईली परसिस्टेंट होता है और काफी डिकेड्स तक वो टॉक्सिन के रूप में रह सकता है। ये लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल और हेल्थ इंपैक्ट्स लाता है डायोक्सिन। सवाल क्या क्या बन सकता है, एजेंट ऑरेंज क्या है। यूएस मिलिट्री ने ऑपरेशन रैंच हेड में यूज करा था वियतनाम के अगेंस्ट। ये एक तरह का हर्बिसाइड है। एजेंट ऑरेंज क्या है, हर्बिसाइड है। किसने यूज करा था, यूएस ने करा था ऑपरेशन रैंच हेड में। तो ऑपरेशन रैंच हेड क्या है वो भी सवाल पूछ सकते हैं यूपीएससी वाले। फिर पूछ सकते हैं एजेंट ऑरेंज के नुकसान क्या क्या हैं, फिर पूछ सकते हैं डायोक्सिन क्या है। देख लो, एजेंट ऑरेंज में डायोक्सिन ही होता है। एजेंट ऑरेंज एक तरीके का डायोक्सिन ही मान लो, डायोक्सिन को ही एजेंट ऑरेंज बोलते हैं ये लोग, क्योंकि हर्बिसाइड है, डायोक्सिन भी हर्बिसाइड ही है। तो नाम इन्होंने एजेंट ऑरेंज दे दिया, बट डायोक्सिन ही यूज करते हैं। तो डायोक्सिन के ऊपर भी सवाल आ सकता है, आपको याद रखना है डायोक्सिन क्या है, देख लें इसमें। डायोक्सिन इज हाईली परसिस्टेंट इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। हर्बिसाइड होता है डायोक्सिन एक टाइप का। फिर आज का आखिरी टॉपिक है पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। देखो, आपके साथ कोई घटना घटी, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं उसको याद करके। जैसे ऐसे काफी बार होता है ना कि आपका एक्सीडेंट हो गया तो आप गाड़ी चलाने में डर रहे हैं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, ठीक है। जैसे आप देख लेते हैं कि कुछ हो गया, कुछ बहुत बुरी चीज हो जाती है, तो जैसे कुछ लोगों को हॉस्पिटल जाने में भी डर लगता है, क्योंकि उनको याद आता है कि इस हॉस्पिटल में मेरे प्रियजनों की डेथ हो गई थी। तो उनको वहां जाके भी डर लगने लगता है, एग्जाइटी होने लगती है, सांस अटकने लगती है। तो वही पीटीएसडी के सिम्टम्स हैं कि आपका साथ कोई ट्रॉमेटिक हुआ था, ट्रॉमा से गुजरे हैं आप, तो आपको वो ट्रॉमा बार बार याद आ रहा है, वही पीटीएसडी है। याद कैसे आ सकता है, उस सिमिलर जगहों पे जाके, उस सिमिलर चीजों को याद करके, वैसे सिमिलर चीजें सोच के, देख के, ठीक है। तो पीटीएसडी बहुत खतरनाक होता है। जैसे आप देख रहे हैं कुछ सोल्जर्स वॉर पे गए, तो अब वो आते हैं वापस तो उनको भी यही रहता है कि क्या हो रहा है, अभी तक वो सदमे में ही रहते हैं। आपने ऐसे देखा होगा कि लोग हॉस्पिटल में देखते हैं कि उनके प्रियजनों की डेथ हो गई, तो फिर वो जिंदगी भर हॉस्पिटल से थोड़ा डरते ही रहते हैं। खून देख के भी लोग डर जाते हैं। आपका ही कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी से, बाइक से आप गिर गए, स्कूटी से आप गिर गए, तो फिर आपको वैसे सिचुएशंस में डर लगने लगता है, तो वो भी एक टाइप का ही पीटीएसडी है। एक बार रीड कर देते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन ट्रिगर्ड बाय एक्सपीरियंसिंग और विटनेसिंग टेरिफाइंग, लाइफ थ्रेटनिंग और ट्रॉमेटिक इवेंट्स लाइक अब्यूज, कॉम्बैट और डिजास्टर्स। देखो, अगर आपके साथ अब्यूज वगैरह होता है तो आपको वैसे सिमिलर सिचुएशंस में डर लगता है। Symptoms lasting over a month, including flashbacks, avoidance, negative mood shifts, and hypervigilance. Significantly disrupt daily life. It can be treated with therapy and medication. देखो, आपको फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, सपने आ रहे हैं डरावने, आपको लग रहा है कि वैसे ही कुछ सिचुएशन वापस आ सकती है, उसके बारे में सोचते आपका मूड पूरा शिफ्ट हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। एक्सट्रीम केसेस में तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लोग मतलब थोड़ा बहुत अजीब सा बिहेव करने लग जाते हैं। तो इसमें ना थेरेपी और मेडिकेशन से ही होता है। इसके साइंस एंड सिम्टम्स देख लो, फ्लैशबैक्स हो रहे हैं, आप उससे सिमिलर चीज़ों को कम्प्लीटली अवॉइड कर रहे हैं,
स्लीप इश्यूज आ रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, हर चीज से इंटरेस्ट आपका जाता जा रहा है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं, होपलेस फील कर रहे हैं, सपने डरावने आ रहे हैं, इमोशनल नमनेस हो रही है, हाइपर विजिलेंट हो रहे हैं, ज्यादा चौकन्ने रह रहे हैं, ये सारे सिम्टम्स हैं इसके। ठीक है, तो बहुत खतरनाक चीज होती है ये। मेडिकेशन थेरेपी ही इसका इलाज है। देखो कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं इसके। इंटेंस अनवांटेड मेमोरीज, फ्लैशबैक, नाइटमेयर्स, अवॉइडेंस ऑफ रिमाइंडर्स। वही है कि देखो आप कहीं हॉस्पिटल गए, आपके किसी परिजन की वहां पे भर्ती था, उसकी डेथ हो गई, तो आप ना उस इंटेंस चीज से भागते रहेंगे हमेशा। आपकी वो अनवांटेड मेमोरीज रहेंगी, आपके सपनों में आ सकते हैं, मतलब ऐसे इंसिडेंट्स की कितने बुरे दिन थे वो। आप वैसी प्लेसेस से दूर रह रहे हैं, आप हॉस्पिटल जाने से डर रहे हैं, आप डॉक्टरों के बीच जाने से डर रहे हैं, नेगेटिव मूड हो जाता है आपका इन सब चीजों के बारे में सोचते ही देखते ही। आपके इमोशंस बहुत अजीब से हो जाते हैं, आप गुस्से में आ जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉसेस क्या है कि आप एक्सपोज हो चुके हैं उस ट्रॉमेटिक सिचुएशन से, या सेक्सुअल असॉल्ट भी हो रखा है। जैसे चाइल्डहुड में अगर सेक्सुअल असॉल्ट हो जाता है तो काफी लाइफ टाइम प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, इंटीमेसी वगैरह में सीरियस एक्सीडेंट्स हो गए हैं, चाइल्ड अब्यूज हो गया, वॉर हो गई, या फिर ये सब पीटीएसडी की तरफ ले जाते हैं। इम्पैक्ट्स ऑन डेली लाइफ, कि आप मतलब रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाते लोगों से, आप डॉक्टर को देखकर ही आप अजीब सा लगेगा आपको, आपकी मतलब एंग्जाइटी में रहते हैं, आप आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, आप सब्सटेंस अब्यूज, आप ड्रग्स वगैरह ले सकते हैं, अल्कोहल की तरफ जा सकते हैं आप ज़्यादा, क्रॉनिक पेन हो सकता है, आपकी घुटन महसूस हो सकती है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, अल्कोहल अब्यूज हो सकता है आपके साथ, मतलब आप अल्कोहल लेना शुरू करते हैं ज़्यादा ही। टाइप्स क्या होते हैं देखो, जनरल पीटीएसडी तो कॉमन होता है एक लेवल तक, तो देखो हर मेंटल इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर नॉर्मल ही होता है, पर कहीं कहीं कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, ट्रॉमा होने लग जाते हैं, अटैक्स आने लग जाते हैं, तो वहाँ मेडिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हैं, फिजिकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ये मेंटल हेल्थ इश्यूज फिजिकल हेल्थ इश्यूज पे भी भारी पड़ जाते हैं। चलिए, थैंक यू। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे ये लेक्चर। अपन ने वैरायटी ऑफ टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करी है। थैंक्स अ लॉट।